आज का जो सेशन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की जो कि हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख रहे हो ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। तो जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप ज़रा देख लें कि आज हम लोग करने वाले क्या हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 से लेकर 23 तक ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की जो कि हमारे एग्जाम के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए तो देर नहीं करते हैं तक हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में नंबर फर्स्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इनएग्जॉस्टिबल। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे एग्जॉस्टिबल की तो ये वर्ड ये जो हमारा वर्ड बना हुआ है ये बना हुआ है एग्जॉस्ट से। अब देखिए एग्जॉस्ट एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप इंग्लिश में एग्जॉस्ट की बात करेंगे यानी कि EXHAUST की बात करेंगे तो इसका मतलब जो हमारा एग्जैक्टली होता है उसके दो मतलब होते हैं। यानी कि पहला होता है एक थक जाना, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है काम करने के बाद में, और जो दूसरा आप सोचते हो वो है किसी चीज़ को यूज़ करके समाप्त कर देना। एग्जॉस्टेड माने थका हुआ होता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि आपने इसके सेकंड यूज़ की बात करते हो तो किसी भी चीज़ को यूज़ करके समाप्त कर देना ये आपका एग्जॉस्ट कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर से क्या करते हैं, हम लोग घर से जो है हम लोग बाजार से राशन लेके आते हैं और राशन हम लोग खाते हैं पीते खत्म हो जाता है। तो किसी चीज़ को यूज़ करने पर उस चीज़ का समाप्त हो जाना ये क्या कहलाएगा, एग्जॉस्ट कहलाएगा। तो आप ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो पहले अपनी कॉपी में, जब भी बाद में नोट कर लीजिएगा पहले लिख लीजिएगा कि एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना, यानी कि एग्जॉस्टेड थका हुआ, जिसको हम इंग्लिश में टायर्ड भी कहते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पर एग्जॉस्ट के दूसरे मतलब की तो जाहिर सी बात है इसका दूसरा मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करके समाप्त कर देना, यानी कि यूज़ कर देना। आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो समाप्त हो जाए, आपने एग्जाम्पल लिख लिया है, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा ऑल द राशंस इन माई होम हैव बीन एग्जॉस्टेड। इसका मतलब हम लोग जो भी राशन लेके आए हैं वो हम लोगों ने खा लिया है, ख़त्म कर दिया है। तो चीज़ों को यूज़ करके समाप्त कर देना ये एग्जॉस्ट कहलाएगा। अब जाहिर सी बात अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करके समाप्त करेंगे तो वो इंग्लिश में कहलाएगा एग्जॉस्टेबल। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ की अगर आप बात करोगे जिसको आप अगर आपने यूज़ किया और वो चीज़ खत्म हो जाती है इंग्लिश में भाई वो क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टिबल कहलाएगा। आपने कोई चीज़ यूज़ की और उसको आप यूज़ करके समाप्त कर सकें वो एग्जॉस्टिबल कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करते रहें और आप को यूज़ करने के बावजूद उसका जो रिसोर्स है वो ख़त्म ना हो, वो कभी भी जो है उसका क्षय ना हो, कंजम्पशन ना हो, पूरी तरह से कंज्यूम ना किया जिसका क्या कहलाएगा, इनएग्जॉस्टिबल। अगर हम हिंदी में बात करें बच्चों की तो हिंदी में ये क्या कहलाएगा, हमारा हिंदी में ये कहलाएगा अक्षय, यानी कि जिसका क्षय ना हो, है ना। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास में प्रकृति ने दे रखे हुए हैं कि हम लोग उसको जो है यूज़ कर रहे हैं सदियों से, वो ख़त्म हमारे नहीं हुए हैं। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम इंग्लिश में इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो सबसे जो पहला वर्ड हम लोगों ने लिखा हुआ उसको नोट करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना और एग्जॉस्ट का दूसरा मतलब बच्चों होता है किसी चीज़ को यूज़ करके समाप्त कर देना। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे इनएग्जॉस्टिबल की। तो किसी चीज़ को यूज़ करके जो एक ऐसी चीज़ को यूज़ तो करते रहे मगर वो समाप्त ना होकर कहलाएगा, इनएग्जॉस्टिबल कहलाएगा। अब अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो वहाँ पे तो हमेशा लिख कर आएगा समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अप, जिसको यूज़ करके समाप्त ना किया जा सके, समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अप। क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो पूरी लाइन का खेल होता है कि किस तरह की लाइन आपको वहाँ पर मिलती है। एक लाइन मिलेगी, आपको उस लाइन के लिए एक वर्ड जो है सटीक चूज़ करना पड़ेगा। तो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होगा, समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अप, एक ऐसी चीज़ जिसको यूज़ करके समाप्त ना किया जा सके। इनएग्जॉस्टिबल मतलब क्या हो जाएगा, अक्षय। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आए बेटा, चलो अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात यहाँ पर करेंगे नंबर सेकंड की, कॉम्प्लेसेंट की। आखिर कॉम्प्लेसेंट ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ये वर्ड हमारा इतना इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में एक आप लोगों ने मुहावरा ज़रूर सुना होगा कि जब इंसान संतुष्ट होता है उसको वो हमेशा खुश रहता है। जिस इंसान को हमेशा संतुष्टि रहती है, सेटिस्फैक्शन रहती है, वो खुश रहता है। हालांकि ये मुहावरा ही है सिर्फ, इसके मतलब खैर अलग अलग होंगे, उस पर डिस्कस हमको नहीं करना है। तो जो संतुष्टि होती है यानी कि सेटिस्फैक्शन होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेंटमेंट। ये देखिए CONTME, सॉरी माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा गलत हो गया, कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंट माने क्या होता है, संतुष्ट। ये देखिए तो कंटेंट उस इंसान की लगाएंगे जो किसी चीज़ को लेकर संतुष्ट है और कंटेंटमेंट क्या हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर बात करते हैं कॉम्प्लेसेंट की, यानी एक ऐसे इंसान की
जो इतना ज़्यादा अपने आप से सेटिस्फाइड है कि उसको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ करने के लिए रह नहीं गया, मतलब अब मैंने जितना हासिल करना था हासिल कर लिया है। उसको इस बात का ओवर कॉन्फिडेंट है कि अब मुझे अपने अंदर कोई भी चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना सीख चुका हूँ कि मैं सबसे बढ़िया हो चुका हूँ। तो ऐसे इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेसेंट कहते हैं। कॉम्प्लेसेंट का मतलब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट बहुत लिखकर आता है, या अगर ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आता तो मैं आपको बता दूँ कॉम्प्लेसेंट को जब पूछते हैं एग्जाम में तो वहाँ पर लिख कर आता है टू सेटिस्फाइड, यानी कि इतना ज़्यादा, टू कौन सा? TOO वाला, जो कि नेगेटिव सेंस देता है, TOO वाला। तो टू सेटिस्फाइड टू चेंज वन सेल्फ, इतना ज़्यादा अपने आप से सेटिस्फाइड है कि वो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहता। अगर आपने यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। अगर आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर की लास्ट स्पीच सुनी होगी, तो लास्ट स्पीच जब सचिन तेंदुलकर दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि मेरे जो गुरु आचरेकर साहब वो मेरी कभी तारीफ नहीं करते थे, क्योंकि इनको इस बात का डर था कि आई कुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि यार गुरु ने तारीफ कर दी तो अब मैं जितना कर लिया मैंने सब हासिल कर लिया लाइफ में, अब मुझे और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये वन वर्ड आएगा एग्जाम में आपके सामने, तो टू सेटिस्फाइड टू चेंज वन सेल्फ, जो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया है कि वो अपने खुद में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, ऐसे इंसान के लिए इंग्लिश में क्या करेंगे? कॉम्प्लेसेंट का यूज़ करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं, या टू सेटिस्फाइड टू चेंज वन सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। एक ऐसा इंसान जो अपने काम से संतुष्ट है, वो सिर्फ मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, इसका सिनोनिम नहीं बनता खैर फिलहाल। और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब वो चीज़ हो जाएगी या ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप यूज़ तो करते रहें मगर वो कभी समाप्त ना हो। और मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है कि प्रकृति ने हमें ऐसे बहुत सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं जो कि इनएग्जॉस्टिबल है। इट मीन्स वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इन द वर्ल्ड। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो वर्ड पढ़ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थर्ड वर्ड बाद में डिस्कस करूंगा। हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी बात की जिम्मेदारी लेते हैं तो इंग्लिश में जिम्मेदारी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी क्या, मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप लोग अपने ऊपर किसी चीज़ की इतनी जिम्मेदारी ले लेते हो, तो आप ये बात हमेशा कहते हो ना कि अगर ये, चलिए इसमें मेरी जिम्मेदारी रही, अगर इसमें कोई भी नुकसान होता है तो जवाबदेही मेरी होगी, यानी कि आंसर मैं दूंगा, सब चीज़ में जो है रिस्पॉन्सिबल मैं हो जाऊंगा। तो ये जो स्टेट है, द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल, इस स्टेट के लिए जो वो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओनस। अगर आप ओनस की बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछा था मैं बता दूं आपको। ये देखिए, इसको इंग्लिश में ऐसे पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान अपने आप को जो है जिम्मेदार दिखाता है। तो ओनस का मतलब हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो जब भी इंसान इंग्लिश में बोलता है तो कह सकता है कि इट विल बी माई ओनस, ये मेरी जो है जवाबदेही होगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हो तो इस प्रकार का जो नाउन बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? ओनस कहलाएगा। अब ओनस में और ओनरस में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं बता दूं क्या होता है। ओनस का मतलब होता है किसी बात के लिए जिम्मेदारी अपने सर पर लेना, इस बात के लिए जवाबदेही लेना। लेकिन जब आप बात करेंगे यहाँ पर ओनरस की, तो ओनरस किसी एक ऐसे वर्ड की लगाते हैं या किसी ऐसी चीज़ की लगाते हैं जिसको हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन हो गया था एक्चुअली बीच में, तो मैं खुद फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ओनरस और ओनस में बहुत डिफरेंस है। ओनस जो हमारा है बच्चों, ये है किसी बात की जिम्मेदारी अपने सर पर लेना। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे आप लोग नंबर 5 में की ओनरस की, तो ओनरस किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जिसको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जतन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आप इसे अगर किताबों में पढ़ेंगे तो इसमें हिंदी में लिखा होगा मेहनती, परिश्रमी, श्रमिक, बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। अब ऑप्शन के तौर पे वहाँ पर डिलीजेंट लिखा होगा, हार्ड वर्किंग लिखा होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये किसी पर्सन विशेष के लिए यूज़ नहीं करते, ये किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसको पाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो। अगर आप इसकी शुद्ध हिंदी की बात करेंगे तो आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, प्रयत्न साध्य। प्रयत्न साध्य वो होता है जिसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़े। तो ऑप्शन के तौर पर अगर आप देखेंगे ना, तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर डिलीजेंट, ये देखिए यहाँ पर डिलीजेंट जो है, ये देखिए डिलीजेंट आपको जो है ऑप्शन के तौर पर दिया जा सकता है। एक वर्ड और होता है हमारे सामने, मैं आपको बता दूं, ये होता है हमारे लिए एसिडुअस। ये देखिए ASSIDUOUS। सो बिफोर वी नो दिस वर्ड वी शुड, ये देखिए
इससे पहले कि हम लोग जो है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लें, हमको इतना ज़रूर पता करना पड़ेगा ये किसी इंसान के लिए यूज़ नहीं करते। जब भी यूज़ करते हैं तो एक ऐसी चीज़ के लिए जिसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि आजकल गवर्नमेंट जॉब पाना बेहद बहुत ही प्रयत्न साध्य कार्य है। इट मीन्स गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब दीज डेज इज़ एन आर्डुअस जॉब। तो आर्डुअस, ओनरस या एजिडुअस, वैसे आर्डुअस मैंने लिखा नहीं, मैं बात बताऊँगा। तो ओनर्स और एजिडुअस और डिलीजेंट ये तीनों आपके सिनोनियम बनेंगे, लेकिन आते जो हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर आते हैं। तो लिख कर आता है कि समथिंग विच नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू बी डन, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड ओनरस और एजिडुअस। क्लियर हो गया। और ओनर्स का मतलब हो जाएगा किसी बात के लिए जवाबदेही लेना, यानी किसी चीज़ की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। अब यहाँ पर नंबर 3 की बात करेंगे कोजेंट की। कोजेंट एक क्लोज टेस्ट में पूछा जाने वाला बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्लोज एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट एज अ सिनोनियम ज़्यादा है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी इंसान से किसी चीज़ के लिए सफाई मांगते हो, जब आप किसी इंसान से किसी चीज़ के लिए हमेशा एक्सप्लेनेशन मांगते हो कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया, और वो इंसान आपको हमेशा एक ऐसे रीजंस देने की कोशिश करता है जो आपको कन्विंस करे, आपको सेटिस्फाई करे। तो ऐसे कन्विंसिंग रीजंस के लिए इंग्लिश में हम लोग हमेशा क्या करते हैं बच्चों, हमेशा कोजेंट रीजंस की बात करते हैं। तो आपको ये इसमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूं आपको। आप बस इतना तैयार कर लीजिए, जब भी आप कोजेंट पढ़िए आप कोजेंट रीज़न तैयार कर लीजिए। तो कोजेंट रीज़न से आपको इतना पता चल जाएगा कि कोजेंट रीज़न वो रीज़न है जो हम किसी इंसान को तब देते हैं जब उस इंसान को हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब किसी इंसान को आप कोजेंट रीज़न दोगे, यानी कि उस इंसान को कन्विंस करने की कोशिश करोगे मेरे भाई, तो वहाँ पर ऑप्शन के तौर पे जो वर्ड बनेगा हमारा वो बनेगा, यानी कि सिनोनियम बनेगा। वो क्या बनेगा? वो बनेगा बच्चों कन्विंसिंग। तो कन्विंसिंग का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? कन्विंसिंग का मतलब हो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री, जो आपको संतुष्ट कर ले। तो जब भी इंसान किसी इंसान को ऐसे रीजंस देता है जो कि उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रयोग किए जाएं, ऐसे रीजंस को इंग्लिश में कोजेंट रीजंस और ऑप्शन के तौर पे वहाँ पर आपको कन्विंसिंग क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पहले देख लेते हैं। देखिए इनएग्जॉस्टिबल हमने बताया हुआ था कि ऐसे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज या ऐसे कोई भी चीज़ जो उसको यूज़ करते रहो मगर वो समाप्त ना हो, हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। और अगर कॉम्प्लेसेंट की बात करेंगे तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो जाएगा जिसको ऐसा ये इसको लगता है कि अब मुझे अपने अंदर कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि टू सेटिस्फाइड टू चेंज वनसेल्फ। बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कोजेंट रीजंस की। इट मीन्स कन्विंसिंग रीजन, ऐसे रीजंस जो किसी इंसान को तब देते जब हमसे सफाई मांगता है। और ओनर्स की बात करेंगे। ओनर्स का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ की जिम्मेदारी या जवाबदेही अपने सर पर लेना। ओनरस जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो ओनरस, एजिडुअस और डिलीजेंट हमारे तीनों जो हैं ऑप्शन के तौर पर बन जाएंगे। नंबर 6 में एक वर्ड हमने लिखा हुआ है इस पर। अभी इस पर आखिर क्या है मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से जानना पड़ेगा। अब जब आप किसी ऐसे जीवों की बात करें, जानवरों की बात करें, तो अगर आप इस पर को डिक्शनरी में सर्च करेंगे ना, तो उसमें लिखा होता है जानवरों के खुर। ये जो जानवरों के खुर होते हैं, उन जानवरों के खुर के लिए हिंदी में क्या करते हैं? इंग्लिश में इस पर शब्द का यूज़ करते हैं। लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए, जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। इस पर को हम लोग एज अ वर्ब जो है यूज़ करते हैं, और तब इसका मतलब क्या होता है ये जानना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी इस पर और प्रॉम्प्ट ये दोनों आपस में सिनोनियम बनेंगे, इस पर और कौन से? प्रॉम्प्ट। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब भी इंसान जो है फ्रस्ट्रेशन में आके, डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेता ना, तो वहाँ पर हमेशा एक सेंटेंस लिखकर आता है, द फ्रस्ट्रेशन प्रॉम्प्टेड हिम टू कमिट सुसाइड। मैं फिर से बोलूँ, मैं बात ध्यान सुनना। जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो वहाँ पर हमेशा लिखकर आता है द डिप्रेशन प्रॉम्प्टेड हिम टू कमिट सुसाइड, यानी कि उसने उसको ये काम करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी क्या चीज़ है जिसने उसको उकसाया कोई काम करने के लिए। तो जब भी कोई चीज़ आपके अंदर एक कोई स्टिमुलेशन पैदा करती है कि यार ये काम करने का आपको एक मोटिवेशन देती है, वैसे नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में इस पर प्रॉम्प्ट जो है वो हमेशा आता है। और जाहिर सी बात है, इंग्लिश में ज़्यादातर ऐसी चीज़ों के लिए जो ऑप्शन बनता है वो अर्ज बनता है। अर्ज का मतलब होता है कि कोई नेगेटिव काम करने के लिए कहना, या कोई भी चीज़ ऐसी करने के लिए कहना जो कि आपके लिए नेगेटिव है। तो ये जो एग्जांपल मैंने बोला हुआ है, याद रखिएगा हमेशा कि द डिप्रेशन, द फ्रस्ट्रेशन प्रॉम्प्टेड हिम टू कमिट सुसाइड। तो यही कारण है कि जब भी आप लोग यहाँ पर इस पर या प्रॉम्प्ट की बात करोगे, तो अर्ज वहाँ पर ऑप्शन के तौर पर बनता है। तो टू अर्ज समवन टू डू समथिंग, किसी से कोई काम करने के लिए कहना, या किसी को कोई काम करने के लिए मोटिवेट करना, स्पेशली जब ये कोई चीज़ आपके अंदर से आती है, तो इंग्लिश में क्या करेंगे? अर्ज, अर्ज, प्रॉम्प्ट और इस पर का यूज़ किया जाएगा। बताइए, क्लियर हो गया ना? चलिए ओके। तो
तो इनएग्जॉस्टिबल जिसको यूज़ करते रहे समाप्त ना हो, कॉम्प्लेसेंट, ओवर सेटिस्फाइड यानी कि टू सेटिस्फाइड टू चेंज वनसेल्फ जो खुद में परिवर्तन ना करना चाहे। कोजेंट रीजंस लगाएंगे उस इंसान के लिए जो कि हमेशा कन्विंसिंग रीजंस देता है। ओनर्स का मतलब हो जाएगा जवाबदेही यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जब आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हो क्या कहलाएगा, वो ओनर्स कहलाएगा। ओनर्स की बात करेंगे तो ओनर्स का मतलब हो जाएगा दोस्तों एजिडुअस यानी कि डिलीजेंट, जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़े। मैं फिर से बता रहा हूँ ये किसी इंसान के लिए नहीं लगाते, ऐसा नहीं कि लगाते नहीं, लगा तो सकते हो, लेकिन बस ये कि अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि किसी व्यक्ति के लिए लगाना है, किसी जॉब के लिए लगाना है, तो जाहिर सी बात आपको उसमें जो चूज़ करना पड़ेगा वो किसी जॉब के लिए लगाना पड़ेगा। इस पर और प्रॉम्प्ट की बात करेंगे तो अर्ज की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी इंसान को कोई काम करने के लिए उकसाना, प्रेरित करना, या किसी इंसान को काम करने के लिए एनकरेज करना। स्पेशली नेगेटिव चीज़ करने के लिए कब, जब वो कोई चीज़ आपको अंदर से आती है कि हमने यार ये काम करने के लिए एक हमको जो है किक मिली हुई है। चलो क्वैक, ये क्वैक कौन है? अगर आप क्वैक को सर्च करोगे तो उसको हिंदी में लिखा होगा आपको झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका मतलब जाहिर सी बात है एक ऐसा इंसान या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन उसको उसमें पूरी तरह नॉलेज नहीं है। वो इंसान क्या है, वो इंसान उस चीज़ में जो है अभी लर्नर है, उसको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। या अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो या इंग्लिश में बोलेंगे तो इनएक्सपीरियंस्ड वहाँ पर बहुत लेकर आता है कि अनुभवहीन है, अभी नया नवेला है, उसको ज़्यादा उस चीज़ को लेकर नॉलेज नहीं है। और एक क्वैक जो आप यूज़ कर रहे हो झोला छाप डॉक्टर के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर जो व्यक्ति किसी भी चीज़ फील्ड में नया है और वो उसने अपना जॉब तो शुरू कर दिया है लेकिन वो दिखावे के लिए अंदर से उसको पता है कि मुझे भी इसको पूरा नॉलेज जो है नहीं है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, जो लोग अभी पास हो गए हैं, कई बार प्रमोट करके पास हो जाते हैं, आगे चल के अगर उनको यूज़ किसी चीज़ का करना होगा तो नॉलेज शायद उनको इतना नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इस वर्ड का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। तो जब क्वैक की बात करेंगे एग्ज़ाम में ऑप्शन के तौर पर तो वहाँ पर इनएक्सपीरियंस्ड, ये देखिए यानी कि अनुभवहीन, ये बहुत लिखकर आता है वहाँ पे। तो इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको कोई अनुभव नहीं है। तो क्वैक का मतलब हो जाएगा झोला छाप डॉक्टर। इनएक्सपीरियंस डॉक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या किसी ऐसे इंसान के लिए जो किसी चीज़ की प्रैक्टिस तो कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है। लेकिन हाँ, यही पर हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो कि कैरेक्टरलेस है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए ज़रा, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रॉफ्लिगेट। प्रॉफ्लिगेट एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है जो मोरली डिप्राइव्ड है। अगर आप ध्यान देंगे तो इंग्लिश में इसको ऐसे लिख कर दिया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मोरली डेप्राइव्ड। मोरली डेप्राइव्ड का मतलब होता है जिसमें वो चीज़ है ही नहीं, यानी जिस इंसान के अंदर मोरल नहीं है, नैतिक जो है मूल नहीं है, उस इंसान को अपना कोई पर्सनल कैरेक्टर नहीं है। तो इंग्लिश में प्रॉफ्लिगेट। और एक वर्ड मैं आपको और बताना चाहूँगा, लिबर्टाइन। ये देखिए ज़रा, मैं बताता हूँ स्पेलिंग क्या है, LIBERTINE। ये दो वर्ड हमारे सामने लिखे हुए हैं, इन दोनों वर्ड का मतलब सेम हो जाएगा, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, ठीक है। तो प्रॉफ्लिगेट और लिबर्टाइन, अ मैन ऑफ नो कैरेक्टर या मैन ऑफ लेस कैरेक्टर, लो कैरेक्टर। मोरली डेप्राइव्ड आपको यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर लिखकर दिया जा सकता है। क्वैक की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इंसान की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनुभवहीन है, यानी वो किसी चीज़ की प्रैक्टिस तो कर रहा है लेकिन उसको उस चीज़ को लेकर पूरा नॉलेज नहीं है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर या प्रॉम्प्ट की बात करते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, अंदर से जब कोई चीज़ कोई काम करने के लिए प्रेरित करती है तो प्रेरित करना या एनकरेज करना यानी अर्ज करना किसी काम के लिए क्या कहलाएगा इंग्लिश में, प्रॉम्प्ट इस पर या अर्ज कहलाएगा। ओनरस, जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, स्पेशली एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं, दीज डेज गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज़ एन ओनरस जॉब या एजिडुअस जॉब, ठीक है। ये एक ऐसा काम है जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और कौन इंसान कैरेक्टरलेस है, प्रॉफ्लिगेट या लिबर्टाइन। चलिए ओके, नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 की हिंदी क्या हो सकती है, वेट करना, नहीं पढ़ता हूँ मैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग चीज़ में जो है परख करने की आदत है। अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग तरह के लोगों को अलग अलग जगह चीज़ों में जो है अनुभव है, एक्सपीरियंस है। एक ऐसा इंसान जो कि कला की चीज़ों में पारखी है, यानी कि उसको कला की बहुत अच्छी परख है। अब वो कला का कोई भी भाग हो, चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो, कोई भी हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर कुछ भी हो, जिस इंसान को इन सभी चीज़ों में एक अच्छा टेस्ट है उसको इस चीज़ों की परख है, इंग्लिश में उस इंसान को कॉन्जर कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ और जान लीजिएगा, जिन एग्ज़ाम्स में स्पेशली अगर एसएससी एग्ज़ाम की बात करेंगे
तो वहाँ पर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत पूछी जाती है, यानी कि आपको उसकी सही स्पेलिंग जो है लिखकर दिखानी होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सही स्पेलिंग जो है वो चूज़ करनी होगी। तो कॉन्जर उस इंसान के लगाते हैं जो कि किसी भी चीज़ को लेकर, स्पेशली आर्ट के किसी भी क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा फाइन टेस्ट रखता है। अब इंग्लिश में अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो ये कहलाएगा हैविंग अ फाइन टेस्ट इन आर्ट। ज़रा ध्यान दीजिए, ये देखिए ज़रा क्या लिखा रहेगा, हैविंग अ, ऐसे लिखा रहेगा, हैविंग अ फाइन टेस्ट इन आर्ट, इन आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर। हैविंग अ फाइन टेस्ट इन आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर क्या हो जाएगा, कॉन्जर। तो ये वर्ड की स्पेलिंग आप तय कर लीजिए, CONNOISSEUR, ठीक है। तो हैविंग अ फाइन टेस्ट इन आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर, जिसको कला के किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परख होती है, ठीक है। ये वर्ड हमारा क्या कहलाएगा बताइए, कॉन्जर कहलाएगा। चलिए अब यहाँ पर नंबर 10वें में एक वर्ड लिखा हुआ मिसडिमिनर। अब ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ वन वर्ड ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से छुपे हुए होते हैं, आपको एक आध साइड में मिल जाएंगे, फिर आप अगर देखोगे तो बाकी साइड में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे वर्ड जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब चूंकि अगर आप वर्ड को पढ़ोगे तो इस वर्ड की शुरुआत में भी मिस लिखा हुआ है, MIS, तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो हमारा वर्ड है, ये वर्ड हमारे लिए जो है किसी भी वर्ड का ऑपोजिट है। डिमिनर जो होता है वो बता दूं आपको, ये लगाते हैं कंडक्ट, यानी कि किसी इंसान के आचरण के लिए, उस इंसान के बिहेवियर के लिए, कि उस इंसान का बिहेवियर कैसा है। और अगर उसका बिहेवियर मिसबिहेवियर यानी कि दुराचरण है तो इंग्लिश में क्या कहलाएगा, वो मिसकंडक्ट कहलाएगा। तो मिसकंडक्ट का मतलब हो जाएगा दुराचरण, यानी कि मिस्टेक इन बिहेवियर। अगर आप इसको वन वर्ड की बात करोगे ना कि इसमें एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये देखिए मिसडिमिनर, ये जो मैंने नीचे वाला वर्ड लिखा हुआ है मैं अभी लिख दूंगा प्रश्न में होती है। मिसडिमिनर का मतलब अगर आप एग्जाम में देखोगे तो वहाँ पर हमेशा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, मिस्टेक इन ग्रामर या मिस्टेक इन बिहेवियर। ये ऐसे लिखिए, ग्रामर नहीं, मिस्टेक इन बिहेवियर, ठीक। चलिए और अगर यहाँ पर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि मिस्टेक इन ग्रामर, तो मिस्टेक इन ग्रामर में हमेशा एक ये लाइन लिखकर आती है, सोलेसिज्म। मिस्टेक इन बिहेवियर मिसडिमिनर, मिस्टेक इन ग्रामर सोलेसिज्म। लेकिन मैं आपको बता दूं कि होता कोई खास डिफरेंस दोनों में नहीं है, दोनों में लगभग सेम डिफरेंस होता है। आपको बस वहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके दी जाएगी, तो अब इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लो कि सोलेसिज्म आ जाएगा तो मिस्टेक इन ग्रामर लिखकर आएगा, मिसडिमिनर तो मतलब हो जाएगा मिसकंडक्ट यानी कि दुराचरण, यानी कि मिस्टेक इन बिहेवियर लेकर आएगा। अब अगर मान लीजिए कि इन दोनों वर्ड की आप बात करोगे ना, स्पेशली मैं मिसबिहेवियर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक वर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक क्या मैं बता दूं, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके 4 पर्यायवाची बनेंगे। एक तो है आपका फॉक्स पास, स्पेलिंग क्लियर नहीं है मैं बोल देता हूँ, FAUXPASS, फॉक्स पास, ठीक है। गैफ, GAFFE, GAFFE। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके जो सेलिब्रिटी होते हैं वो कई बार पब्लिकली ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जाती, तो वो इतने, अब चूँकि सेलिब्रिटी हैं तो उनकी बातें इतनी ज़्यादा ध्यान दी जाती हैं कि लोग उनकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं, उनकी चीज़ों को जो है मीडिया पे ले आया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में गैफ वर्ड बड़ा यूज़ किया जाता है कि गैफ मेड बाय, जैसे एक एक्ट्रेस थे, अब उनको पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीते पाया गया, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। जब लोगों ने उस पर तूल दे दिया कि इस बात पे खड़े होकर पब्लिक में सिगरेट पी रहे हो, आप तो लोगों के लिए आदर्श हो, लोगों के लिए आइकन हो, तो कैसे करोगे। तो वहाँ पर ये 2 लाइन जो लिखकर आया कि ही इज़ आस्किंग फॉर अपॉलॉजी फॉर हिज गैफ, यानी कि उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी है, स्पेशली वो गलती जिन्होंने पब्लिक प्लेस पर की हुई थी। तो जब भी कोई इंसान इस तरह की गलती करता है, मिसबिहेव करता है, यानी कि उससे कोई गलती हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में मिसडिमिनर, फॉक्स पास और गैफ लिख कर आएगा। कहने के लिए सोलेसिज्म, मिस्टेक इन ग्रामर, लेकिन लगभग सेम होता है, लेकिन आप तैयार कर लीजिएगा कि मिस्टेक इन ग्रामर सोलेसिज्म है, मिस्टेक इन बिहेवियर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा बच्चों मिसडिमिनर, ठीक है। अब अगर इसका यूज़ आप साथ में पढ़ते जाओगे तो ये यूज़ करते करते सुनते सुनते आपको इतना याद हो जाएगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 बार आपने सुन लिया अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। चलो 12 और 13 पे देखो 2 वर्ड लिखे हुए, एक लिखा हुआ एपोस्टल और एक लिखा हुआ एपोस्टेट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है और प्रकार सुनने में ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैं बताता हूँ कैसे। अपोस्टल का अगर आप बात करोगे तो एक ऐसा इंसान जो किसी ओपिनियन में, किसी भी रिलीजन में पूरी तरह से विश्वास करता है, someone who has a firm faith या someone who has a firm belief
in any kind of opinion or religion, the person is called apostle. I'm going to repeat myself what I'm saying, talking about. I mean, someone who has a firm faith, yeah, someone who has a firm belief in any kind of opinion or religion, the person is called apostle. एपोस्टेट बिल्कुल अलग है, एपोस्टेट जस्ट अलग है। ये है किसी बात पे विश्वास करने वाला पूरी तरह से मत या सिद्धांत पर, लेकिन एपोस्टेट वो है जो अपनी मर्जी से वो धर्म या कोई भी ओपिनियन जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, वैसे किताबों में आप पढ़ेंगे तो हिंदी लिखी होगी दल बदलू, यानी कि जो इंसान अपना दल, अपनी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजन अपने मन से वो चेंज कर चुका है। तो एपोस्टेट स्वेच्छा से, अपने मर्जी से धर्म या मत का त्याग करने वाला। अब अगर आप एपोस्टेट की बात करोगे ना, तो मैं बता दूं आपको, कई बार यहाँ पर ऑप्शन के तौर पे, सॉरी मैं आपको बताऊँ पर्यायवाची के तौर पे, यानी कि सिनोनियम के तौर पे रेनेगेट, दल बदलू की जो इंग्लिश होती है ये बहुत निकल आती है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब भी बात चलेगी ना, तो आप समझिए कि रेनेगेट की बात करेंगे। अब सिद्धू जैसे लोग अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लेते हैं तो उनके लिए ये वर्ड बहुत यूज़ होता है कि पॉलिटिकल पार्टी पहले इसकी तारीफ कर रहे थे, वो गुजर गए तो उसकी बुराई करने लगे, इसकी तारीफ करने लगे। तो रेनेगेट का मतलब हो जाएगा दल बदलू। एपोस्टेट जो है वो ज़्यादातर ऐसे ही किसी रिलीजन के लगाते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल की बात चलेगी तो रेनेगेट वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा, बताइए। और जबकि अपोस्टल एक ऐसे इंसान की बात कर रहे थे जो किसी भी मत पर पूरी तरह से बिलीव करता है, समवन हु हैज़ अ फर्म फेथ इन एनी काइंड ऑफ रिलीजन और ओपिनियन। चलो, लेकिन मैवरिक इंसान बिल्कुल अलग है। मैवरिक एक ऐसा इंसान है, मैं आपको बताऊं, ये वर्ड बड़ा मज़ेदार है। मैवरिक एक ऐसा इंसान है जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कौन होता है? ऑर्थोडॉक्स वो इंसान होता है जो समाज में जितने भी परंपराएं चली उनको मानता है, लेकिन अनऑर्थोडॉक्स वो इंसान है जो कदम कदम पर उन सभी नियमों को चैलेंज करता है, उन सभी को नियमों को जो है तोड़ मरोड़ रख देता है जो कि समाज ने उसके सामने बनाए हुए हैं। मैवरिक की श्रेणी में इसमें सबसे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर में एक पोइट है पी.बी. शैले, उनका बड़ा नाम आता है, जिन्होंने जो है अपने कॉलेज में जो है ऐसी कुछ बातें की जिससे उनका जो है लोगों के बीच में एक प्रकार से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। जैसे उन्होंने शायद, जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है मुझे से याद नहीं है कि वही पोइट कोई और पोइट है, तो पी.बी. शैले की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने, वो एक प्रकार के नास्तिक इंसान थे, तो उन्होंने एक पैम्फलेट छाप दिया था जिसमें उन्होंने ये लिख दिया कि द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, यानी कि जो इंसान, नास्तिकता की ज़रूरत क्यों है इंसान को नास्तिक क्यों होना चाहिए, इस पर किसी व्यक्ति ने प्रकाश डाला ही नहीं है। तो वहाँ पर मैवरिक शब्द का बहुत यूज़ किया गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को चैलेंज किया जो कि समाज में लोग जो है मानते थे, और उनको उन्होंने जो है चैलेंज किया। तो मैवरिक का मतलब अनऑर्थोडॉक्स, वन हु गोज अगेंस्ट सोसाइटी। अलग अलग तरह की लैंग्वेज आ जाएगी, वन हु गोज अगेंस्ट सोसाइटी, वन हु डज नॉट फॉलो सोसाइटी, वन हु डज नॉट फॉलो द कॉमन ट्रेडिशंस ऑफ द कस्टमर्स, वन हु डज नॉट फॉलो द ऑर्थोडॉक्स, या वन हु इज़ नॉट ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगी। तो मैवरिक इसमें जो है सबसे आगे वर्ड रहता है इस श्रेणी में, और आपको इसका मतलब याद करना पड़ेगा। आपको इसका मतलब क्लियर हो गया तो आप इसके सारे ऑप्शंस भी अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, चलो बताइए, मैवरिक क्लियर हो गया। देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, एपोस्टल किसी मत पर विश्वास करने वाला, एपोस्टेट अपना मत त्यागने वाला, और मैवरिक जो अनऑर्थोडॉक्स है। चलिए, अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वाइसिसिट्यूड्स की, तो ज़िंदगी में आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं, इंग्लिश में उसको बस इतना आप तैयार करो, इसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हाँ, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक भी ध्यान दीजिएगा, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। ज़िंदगी में आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, इंग्लिश में उनको अप्स एंड डाउन्स कहते हैं। क्या कहलाएगा? अप एंड डाउन नहीं, अप्स एंड डाउन्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना चीज़ का, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। तो क्या जाएगा? ये विसिसिट्यूड्स कहलाएगा। तो ये हो जाएगा अप्स एंड डाउन्स, यानी कि ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव। स्पेलिंग है VICISSITUDES। इतना कर लीजिए, बस बहुत आपके लिए। चलो, अब ये बात करेंगे यहाँ पर, देखिए एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हवा में कलाबाजी करता है। आपने देखा होगा कई बार जिम्नास्ट ऐसे होते हैं, हवा में जो है कई बार करतब दिखाते हैं आपको, तो इंग्लिश में वो क्या हो जाएगा? एक्रोबैट कहलाएगा। ठीक है, शोइंग जिम्नास्टिक जो है, एक मिनट वेट, हाँ, तो शोइंग जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस या शोइंग जिम्नास्टिक आर्ट इज कॉल्ड एक्रोबैट। एक ऐसा इंसान जो हवा में कलाबाजी करता है। कम आता है एग्जाम में, कौन सा ज़्यादा आता है? वो ये आता है फिल्म रस्सी पर चलने वाला। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रस्सी अपना जो है वो तमाशा करते हैं सड़कों पर, गरीब लोग जो होते हैं, तो जब वो रस्सी पर चलते हैं, ऐसे इंसान क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फिल्मलिस्ट कहेंगे, रस्सी पर चलने वाला। तो इंग्लिश में जब आप इस वर्ड की बात करोगे ना, तो
ये कहलाएगा वन हु वॉक्स ऑन रोप, वो जो रस्सी पर चलता है। वन हु वॉक्स ऑन रोप, वह जो रस्सी पर चले, क्या हो जाएगा, फिल्मलिस्ट। और जो हवा में कलाबाजी करे, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करे, कौन, एक्रोबैट। और सिनेमाघरों में टिकट जो चेक करता है वो कौन है, अशर। अशर का मतलब क्या हो जाएगा, सिनेमाघरों में टिकट चेक करने वाला। सिनेमाघरों में टिकट चेक करने वाला कौन है, अशर। सिनेमाघरों में टिकट चेक करता है और आपको आपकी बैठने की सीट बताता है, वो इंसान इंग्लिश में क्या कहलाएगा, अशर कहलाएगा। स्पेलिंग क्या है, USHER। क्लियर होगा ना। चलो एक मिनट, तो आपको ध्यान देना बच्चों, आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। एक्रोबैट हवा में कलाबाजी करने वाला जो जिम्नास्ट एक्सरसाइज करता है, अशर सिनेमाघरों में टिकट चेक करने वाला, और फिल्मलिस्ट रस्सी पर चलने वाला। अब इन तीनों की बात कर ली तो कुछ पुराने बच्चे होंगे जानते होंगे कि हमारा जो है SSC में ऑप्शन के तौर पर एक वर्ड आया था कि जो शादी बारातों में कुर्सियों पर कवर चढ़ाता है, ठीक है, तो वो कौन है, अपहोल्स्टर। अपहोल्स्टरर, अपहोल्स्टर, अपहोल्स्टर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट माय प्रोनाउंसिएशन। अपहोल्स्टर एक ऐसा इंसान जो कुर्सियों पर कवर चढ़ाता है। स्पेलिंग मैं बता दूं आपको, UPHOLSTER। अपहोल्स्टर कौन है, सिनेमाघरों में, सॉरी, जो कुर्सियों पर क्या करे, कवर चढ़ाता है। वर्ड इंपॉर्टेंट कम है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्बोज। वर्बोज और वर्बैटिम दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस, बहुत स्लाइट डिफरेंस है, जरा ध्यान दीजिएगा। वर्बोज और वर्बैटिम। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सही, आपने अभी अभी मैंने बोला ना कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। माइन्यूट डिफरेंस को इंग्लिश में सबटल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ये देखिए ज़रा, तो माइन्यूट और सबटल दोनों का मतलब होता है सूक्ष्म है, बारीक। तो आज के बाद जब भी आप इंसान से बोलेंगे कि माइन्यूट डिफरेंस है, तो माइन्यूट डिफरेंस की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, सबटल डिफरेंस बोल सकते हो। तो सबटल किसका सिनोनिम हो जाएगा, माइन्यूट का हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं। वर्बोज एक अलग चीज़ है। वर्बोज का मतलब होता है जहाँ पर वर्ब की अधिकता हो, यानी कि जहाँ पर एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड हो। अभी आप तो बचपन से जानते हो, समझदार हो आप तो मुझसे ज़्यादा। एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर शब्दों का अनावश्यक प्रयोग किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, यानी कि जो बात हमारी एक लाइन में हो जाती, 2 लाइन में हो जाती है, उस बात को कहने के लिए 5 से 6 या 10 से 12 लाइन की जो है जो ज़रूरत हमने डाल दी, वो इंग्लिश में वर्बोज कहलाएगा। कई बार ये वर्ड उन राइटर्स के लिए भी यूज़ होता है जो कि कहीं पर फिक्शन लिखते हैं या राइटिंग लिखते हैं। तो ऐसे राइटर्स के लिए तब ज़्यादा यूज़ होता है कि वो इतना बड़ा चलाकर पेश करते हैं कि ये वर्बोज श्रेणी में आ जाता है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं सीन क्रिएट करने के लिए। जिस चीज़ को सिंपल वर्ड में बोला जाता है उसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा बड़ा चलाकर ज़्यादा शब्दों में बोल रहे हैं, इंग्लिश में वर्बोज कहलाएगा। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ वर्ड्स जो होगा वो वर्बोज कहलाएगा। लेकिन वर्बैटिम आपको ऑप्शन पे आता है, क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन मैं बता देता हूँ। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जब हम लोग बातें करते हैं तो वर्बैटिम आता है, VERBATIM। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बात करेंगे तो वर्बैटिम कहलाएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्बोज कहलाएगा। बताइए, क्लियर हो रहा है बच्चों, मजा आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। वर्बोज एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स, वर्बैटिम क्या होता है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। अशर सिनेमाघरों में टिकट चेक करने वाला, फिल्मलिस्ट रस्सी पर चलने वाला, और अपहोल्स्टर सिनेमाघरों में जो है, सॉरी, कुर्सी पर कवर चढ़ाने वाला। एक्रोबैट हवा में कलाबाजी करने वाला। मैवरिक का मतलब क्या हो जाएगा, मैवरिक का मतलब हो जाएगा जो कदम कदम पर जो है समाज को चैलेंज करता है। विसिसिट्यूड्स क्या हो जाएगा, जिंदगी में आने वाले उतार या चढ़ाव। एपोस्टेट स्वेच्छा से धर्म या मत त्यागने वाला, सिनेमा क्या हो जाएगा, रेनेगेट कहलाएगा। और एपोस्टल जो किसी भी सिद्धांत पर पूरा विश्वास करता है। अच्छा यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, जॉनर, ठीक है। वैसे तो मैं बताऊँ इसको जनर नहीं जॉनर पढ़ते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितना मुझे आता है मैं आपको उतना बता सकता हूँ। ये देखिए, जॉनर ये कैटेगरी जो है शब्द के लिए लगाते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे कि आपने कई बार हिंदी में ये वर्ड अपने मन से खुद यूज़ किया होगा कि ये जो मूवी है ये एक अलग ही कैटेगरी की मूवी है। अब आपने जैसे न्यूटन मूवी देखी होगी, ठीक है, आपने तुम बाट देखी होगी, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं। बहुत ज़्यादा मूवीज़ तो खैर मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ, आप जब भी ये बोलते हो कि इनका एक अलग ही लेवल है, एक अलग कैटेगरी की मूवी है, तो कैटेगरी की जगह जॉनर का यूज़ आप लोग वहाँ पर कर सकते हो। जॉनर जो है आर्ट के किसी भी क्षेत्र की लगा सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो एक्टिंग हो, कुछ भी हो,
आर्ट की हर उस क्षेत्र की लगा सकते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को अलग कैटेगरी में या खास कैटेगरी में बांटते हैं। तो अलग अलग जॉनर की मूवीज़ यानी कि अलग अलग क्लास की अलग अलग लेवल की मूवी है, लेवल के नहीं अलग अलग क्लास की मूवी है, ठीक है। तो सबका जॉनर अलग अलग है, आप यहाँ पर आप ये बोल सकते हो। द डिफरेंट इंग्लिश में आप अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ आपको, परेशान मत होइए। द डिफरेंट सेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ art based part is called in English genre। और verbose excessive use of words, verbatim exact word to word। चलो बात करेंगे यहाँ पर soporific की, something which induces sleep। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखकर आता है जो something, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, समथिंग विच इंड्यूस माने क्या होता है, बढ़ावा देना, इंडक्शन सुना है ना। समथिंग विच इंड्यूस, जो नींद को बढ़ावा दे, जो नींद लाए, वो क्या हो जाएगा, सोपोरिफिक, नार्कोटिक, है ना। सोपोरिफिक क्या है, जो नींद लाए। लेकिन जो आपका पेट साफ करे, ये इंग्लिश में क्या कहलाएगा, परगेटिव, पेट साफ करने की दवा। एक्चुअली में बात क्या है, परगेटिव बना हुआ है पर्ज से। पर्ज का मतलब होता है शुद्धि करना, शुद्धि करना। पर्ज का मतलब क्या होता है, शुद्धि करना, ठीक है। अब आप लोगों ने कई बार कोई ऐसी मेडिसिन खा ली जो आपके शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट्स यानी कि विषैले जो एलिमेंट्स वो निकाल देती है। तो इंग्लिश में पर्ज एक ऐसी प्रक्रिया जिसका मतलब होता है शुद्धि करना, ठीक है। मैं वो शुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नहा कर धोकर अपने आप को पूजा पाठ के लिए तैयार किया है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग योर सेल्फ एंड गेटिंग रेडी फॉर प्रेयर, वो इंग्लिश में एब्ल्यूशन कहलाएगा। एब्ल्यूशन कहलाएगा। एब्ल्यूशन का मतलब हो जाएगा बच्चों, टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर प्रेयर, द एक्ट ऑफ वॉशिंग, खुद को वॉश करने, स्वयं को नहलाकर धुलाकर पूजा पाठ के लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो इंग्लिश में एवोल्यूशन कहलाएगा। परगेटिव होगा, पेट साफ करने की दवा हो जाएगा। सोपोरिफिक जो हो जाएगा, समथिंग विच इंड्यूसेस स्लीप, जो कि आपको नींद लाता है। और ये बना हुआ है पर्ज से, कौन परगेटिव बना है पर्ज से, पर्ज का मतलब क्या हो जाएगा, शुद्धि करना। चलो ओके, ये नंबर 21 की बात करेंगे, वैलेटुडिनेरियन। सबसे पहली बात तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है आप तैयार कर लीजिएगा, जो इसकी स्पेलिंग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है स्पेलिंग मिस्टेक सेक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैलेटुडिनेरियन एक ऐसा इंसान है जिसको हमेशा इस बात का भ्रम रहता है, वन हु ऑलवेज थिंक्स दैट ही इज इल, कि वो बीमार है। एक ऐसा इंसान जिसको हमेशा बीमार होने का भ्रम रहे, उसको डेल्यूजन होता है मेरे भाई इंग्लिश में, वो वैलेटुडिनेरियन कहलाएगा, ठीक है। और बीमारी का ये जो वहम आप बता रहे हो ना, जिन लोगों, ये वो इंसान जिसने बीमारी का वहम पाल रखा है, वो इंसान तो वैलेटुडिनेरियन है। लेकिन जो बीमारी का वहम है ना, ये कहलाएगा हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया और हाइपोकॉन्ड्रिएक अलग अलग है। हाइपोकॉन्ड्रिया वो बीमारी है, हाइपोकॉन्ड्रिएक वो पर्सन है जिसको बीमारी का डर रहता है, ठीक है। चलिए, तो वैलेटुडिनेरियन वन हु ऑलवेज थिंक्स दैट ही इज, हमेशा ये महसूस करता है कि वो बीमार है। और हाइपोकॉन्ड्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीमारी का वहम हो जाएगा। बताइए, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। इसमें अगर हम लोग पार्ट कर, सॉरी ठीक है, हाँ इट्स ओके। अब आई थिंक सारे वर्ड हो गए होंगे मेरे ख्याल से, इसमें कोई वर्ड रह तो नहीं गया, कोई वर्ड इसमें नहीं रह गया, हम लोग लगभग सारे वर्ड डिस्कस कर लिए। एक काम करते हैं, ये वीडियो क्लोज करने से पहले, बंद करने से पहले, वाइंड अप करने से पहले ये पूरा रिवाइज कर लेते हैं। मेरे साथ बने रहिए और रिवाइज कीजिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इनएग्जॉस्टेबल बताने से पहले मैंने बताया था एग्जॉस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना या चीज़ों को प्रयोग करके समाप्त कर देना। एंड दैट इज़ द रीज़न, आप जब चीज़ों को प्रयोग करते हैं वो समाप्त ना हो तो इंग्लिश में क्या कहलाएंगी, इनएग्जॉस्टेबल कहलाएगा। कॉम्प्लेसेंट उस इंसान के लगाते हैं जो खुद में कोई चेंज नहीं करना चाहता, वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि टू सेटिस्फाइड टू चेंज वन सेल्फ वहाँ पर लिखा रहेगा। कंटेंट संतुष्ट होता है, स्पेलिंग में बता दे रहा हूँ, CONTENT। कोजेंट रीज़न, कन्विंसिंग रीज़न, जब भी आप किसी इंसान को सेटिस्फैक्ट्री रीज़न देने की कोशिश करो तो इंसान को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो तो सफाई देते समय ऐसे रीजंस को कोजेंट रीजंस कहेंगे। ओनर्स का मतलब हो जाएगा बच्चों, द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल, किसी को जवाबदेही देना। ओनरस उस चीज़ के लिए जिसको पाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इस पर यह प्रॉम्प्ट, कोई काम करने के लिए उकसाना, स्पेशली जब अंदर से कोई चीज़ आपको कोई स्टेप लेने के लिए मजबूर कर देती है, उकसाती है। अर्ज इसका ऑप्शन के तौर पर बनता पर्यायवाची, याद रखिएगा। क्वैक लगाएंगे झोला छाप डॉक्टर के लिए, ऐसे इंसान के लिए जो किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हो और उसको अनुभव उस चीज़ को लेकर बिल्कुल नहीं है। प्रोफिलिगेट, वेरी इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिबर्टाइन है। प्रोफिलिगेट और लिबर्टाइन दोनों मतलब हो जाएगा मोरली डिप्राइव्ड पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कैरेक्टरलेस है। ओके। कॉन्जर, पारखी, वो इंसान जो किसी भी कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परख रखता है। हैविंग अ फाइन टेस्ट इन आर्ट, द पर्सन इज कॉल्ड कॉन्जर। मिसडिमिनर, फॉक्स पास, गैफ, सोलिसिज्म सारे पर्यायवाची हैं, जिसमें मिसडिमिनर मिस्टेक इन बिहेवियर लिखकर आता है और सोलिसिज्म मिस्टेक इन ग्रामर लिखकर आता है।
एपोस्टल जो किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास रखे, और एपोस्टेट जो अपने स्वेच्छा से अपना धर्म या मत त्याग देता है। इंग्लिश में रेनेगेट कह सकते हैं दलबद्धों के सेंस में। ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए, रिलीजन के लिए। विसिसिट्यूड्स जिंदगी में आने वाले अप्स एंड डाउन्स, ये तैयार कर लीजिएगा। मैवरिक वो इंसान है और जो अनऑर्थोडॉक्स है, जो सोसाइटी को जो है चैलेंज करता है, सोसाइटी के या कॉमन ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाता है। एक्रोबेट हवा में कलाबाजी करने वाला बच्चों। अशर सिनेमाघरों में टिकट चेक करने वाला। और अपहोल्स्टरर वो जो कुर्सियों पर कवर चढ़ाता है। फिल्मब्रस रस्सी पर चलने वाला। और ये जॉनर अलग कैटेगरी, चाहे वो किसी भी म्यूजिक या आर्ट के पार्ट की हो। चलो, वर्बोज एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स कहलाएगा, वर्बैटिम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कहलाएगा। वेलेटोडिनेरियन की बात करेंगे तो वेलेटोडिनेरियन वो इंसान जो खुद को बीमार महसूस करता है। खुद को बीमार महसूस करने की जो बीमारी है, यानी कि वो वहम, बीमारी का वहम है, वो हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। सोपोरिफिक जो नींद लाता है। और नार्कोटिक कह सकते हो, परगेटिव पेट साफ करने की दवा, शुद्धिकरण इंग्लिश में बोलते हैं पर्ज। और एवोल्यूशन स्वयं को नहलाकर धुलाकर स्वच्छ करने की प्रक्रिया। और हाँ, माइन्यूट को इंग्लिश में सबटल कहते हैं, एंड दैट इज द रीजन जब दो चीज़ों में माइन्यूट डिफरेंस होता है इंग्लिश में क्या कहलाता है, सबटल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे लिए आज 1 से लेके 23 तक के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे और हमारे एग्जाम्स के लिए जो है रेपिटेटिव थे, यानी कि ये रिपीटेड जो है सारे वन वर्ड थे। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और उन सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपके साथ साथ बाकी लोगों को भला हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बिफोर वी लीव जस्ट मेक अ लाइक टू दिस वीडियो एंड